हेलो एवरीवन, आज 10 जनवरी 2026 है और डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आपको पता ही है कि हम डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी या वेरियस न्यूज आर्टिकल जहां पे यूपीएससी के करंट अफेयर्स आते हैं उन्हें हम एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कशन करते हैं। हमारा पर्पज़ क्या है? हमारा पर्पज़ ये है कि यूपीएससी जिस तरह से क्वेश्चन बनाता है उस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे, स्टैटिक एनालिसिस करेंगे और ओवरऑल 360 डिग्री हम क्या है किसी टॉपिक को समझ लेंगे। अब ये कैसे करते हैं? आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो जरूर देखें, 2 एमसीक्यू 3 एमसीक्यू देखें, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पहले टॉपिक की, जो है विद द रेफरेंस, मैं हाइलाइटर यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, विद द रेफरेंस ऑफ गवर्नेंस ऑफ एरना। एरना के गवर्नेंस सिस्टम के संबंध में यूपीएससी ने क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो पीआईबी में आर्टिकल आया हुआ था। और पीआईबी में आर्टिकल क्यों आया कि अभी इसका 16वां सम्मेलन हुआ। अगर हम बात करें असेंबली हुई, 16 समिट हुआ, इसका 16 समिट हुआ। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन जाता है कि एरना है क्या। पहले मैं आपको बता दूं, देखिए दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रही है, नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में शिफ्ट कर रही है। अब इस शिफ्ट में एक संस्थान है एरना, जिसे 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर अबू धाबी में है और अबू धाबी यूएई में है। तो वहाँ पे इसको हेडक्वार्टर है। ये सभी देशों की मदद करती है जो टेक्नोलॉजी के जो शिफ्ट हो रहा है, ये एनर्जी का शिफ्ट हो रहा है उसमें। तो एरना जब ये अब जाहिर सी बात है, भारत भी रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में प्रयास कर रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, बहुत सारे ऐसे काम भारत सरकार कर रही है। तो भारत सरकार इसकी फाउंडिंग मेंबर है। अगर हम बात करें, भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। दूसरा, एरना में टोटल मेंबर कितने हैं? तो अगर हम बात करें एरना में टोटल मेंबर है, एरना में टोटल मेंबर है 170 और 170 में 169 तो कंट्रीज़ हैं। अगर हम बात करें कंट्रीज़ हैं, प्लस एक कौन है? यूरोपियन यूनियन इसका मेंबर है। तो ये तो बेसिक बात हो जाती है एरना के बारे में। ठीक, यूपीएससी अगर पूछता है कि क्या एरना यूनाइटेड नेशन का पार्ट है? नहीं, यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है, बल्कि यूनाइटेड नेशन इसको ऑब्जर्व करता है। तो ऑब्जर्वर का स्टेटस यूनाइटेड नेशन को मिला हुआ है। तो ये बात हो गई एरना के बारे में। ये अब आपने ये तो समझ लिया कि हाँ इसका पर्पज़ क्या था, क्यों हो रही थी। तो भारत भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। अब अगर हम बात करें इसका जो ये इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा हम इसका जो मैकेनिज्म है या अगर हम कंपोजिशन वो देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें, इसमें 4 मेजर चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहला, एक तो असेंबली आपको पता होना चाहिए। असेंबली क्या है? अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, जो लास्ट में अगर हम बात करें अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है किसकी? असेंबली, जो पूरा डिसीजन लेती है ना। और हर एक जो देश सदस्य हैं उसके एक मेंबर इसमें होते हैं। फिर दूसरा, एक इंपॉर्टेंट बॉडी इसमें कौन सी हो जाती है? काउंसिल। अब ये काउंसिल जो होती है इसमें 21 सदस्य होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भारत भी चुना जा चुका है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, 2 साल में ये काउंसिल की बैठक होती है, 2 साल में बैठक होती है। और इसमें इसमें जो सेलेक्ट होते हैं कंट्रीज 21 सदस्य देशों में, उन्हें 2 साल के लिए चुना जाता है और ये बैठक होती है, डिसीजन लेती है, और लेकिन अल्टीमेट डिसीजन असेंबली लेगी। ठीक, अब जो काउंसिल मेंबर्स होते हैं वो रोटेटिंग बेसिस पर होते हैं। जो अलग अलग देश हैं वो रोटेट करते रहते हैं, अलग अलग देश को मेंबरशिप मिलती रहती है। अब जो सेक्रेटरीट होती है, इसके सचिवालय जो होता है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका सचिवालय की क्या खास बात है कि इसमें जो डायरेक्टर जनरल होते हैं उसके कर्मचारी होते हैं, और इसकी जो असेंबली है या काउंसिल है उसमें टेक्निकल हेल्प प्रदान करते हैं। तो ये तो इसके बेसिक फैक्ट्स के बारे में जानकारी हो गई। अब अगर हम स्टेटमेंट देखते हैं यूपीएससी का, या अगर हम बात करें इस एमसीक्यू किस तरह से पूछे जा सकते हैं, या प्रश्न कैसे आ सकता है, तो असेंबली एरना की अंतिम निर्णायक बॉडी होती है। यहाँ पे हो सकता है यूपीएससी ये लिख दे कि काउंसिल अल्टीमेट डिसीजन बॉडी होती है, लेकिन नहीं, असेंबली इसकी बॉडी होती है, अल्टीमेट डिसीजन बॉडी। ये बात यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा, काउंसिल में 21 सदस्य हो सकते हैं। यूपीएससी में स्टेटमेंट ज़्यादा इसमें बोल दिया जाए कि 25 सदस्य, 30 सदस्य हैं, हर साल बैठक करते हैं, नहीं, ये 2 साल में बैठक करते हैं। तो यूपीएससी यहाँ भी खेल सकता है। तीसरा, द सेक्रेटरीट इज अकाउंटेबल डायरेक्टली टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है, जो यूनाइटेड नेशन, देखिए यूनाइटेड नेशन को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश किया गया था। अब यूनाइटेड नेशन के 6 पार्ट हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यूएनजी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो क्या है, इसको एक अकाउंटेबल है सेक्रेटरीट? नहीं, ये इसकी जो असेंबली है, एरना की जो असेंबली, उसको लेके अकाउंटेबल है। तो 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ यहाँ पे बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न किसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है? भैरव बटालियन को लेके है। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ भैरव बटालियन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली बार भारत सेना की जो नई बटालियन
बटालियन बनी है वो कर्तव्य पथ पर क्या करेगी, मार्च करेगी 26 जनवरी में। इसलिए यहाँ पे प्रश्न आया तो भैरव बटालियन जिसमें 250 के आसपास सदस्य हैं, 250 सैनिक रहते हैं, जो जहाँ तक इसके पास इन्फेंट्री, आर्टिलरी है, डिफेंस सिस्टम है, सिग्नल है, सारा सपोर्ट सिस्टम इसके पास होता है और ऐसी कोई सिचुएशन आने पर क्या करती है, ये रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, तो ज़्यादा में क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ डिफेंस सेक्टर को लेकर प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं। मैं अभी थोड़ा सा बताऊंगा कैसे। इसके अलावा पूछा जा सकता है दे आर कॉम्पैक्ट हाई टेक कॉम्बैट यूनिट ऑफ इंडियन आर्मी, तो किसकी यूनिट है, ये आप यहाँ पे देखिए भारतीय सेना की यूनिट है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि पैरामिलिट्री की यूनिट है, क्वेश्चन बन सकता है एनएसजी की यूनिट है, तो कुछ भी ऐसा बनाया जा सकता है। या ऐसा यूपीएससी बना दे कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का पार्ट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, भारतीय सेना का पार्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है ईच बटालियन कंसिस्ट अराउंड 250 मेंबर, ये बात एकदम यहाँ पे करेक्ट है, 250 कॉम्बैट मेंबर होते हैं। तीसरा है दे आर डिजाइन टू रिप्लेस पैरामिलिट्री फोर्सेस। अब पैरामिलिट्री फोर्सेस जो बीएसएफ होती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में आपको पता होगा, बीएसएफ है, असम राइफल्स है, सीआईएसएफ है ना, और सीआरपीएफ है। सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो इनको क्या करेगी, रिप्लेस करेगी, ऐसी कोई बात है नहीं, है ना। देखो वो ना तो पैरा मिलिट्री को रिप्लेस करेगी ना पैरा स्पेशल फोर्स को, तो पैरा कमांडोज उनको भी रिप्लेस नहीं करेगी। बेसिकली पैरा स्पेशल फोर्स और पैरा मिलिट्री में फ़र्क है। पैरा स्पेशल फोर्स महरूम कैब वाले होते हैं, पैरा कमांडोज जिन्हें बोला जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो पैरा कहते हैं ना कि पैरा मिलिट्री है, उनमें ये सारे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इससे कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पे किसके बारे में, भैरव बटालियन के बारे में है। इसे आप अटेम्प्ट करेंगे, इसे मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, वहाँ से क्या करेंगे, इसको अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे किसके बारे में है, नेलापट्टू वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में, कि विद द रेफरेंस ऑफ नेलापट्टू वर्ल्ड सेंचुरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब क्या हुआ कि जो फ्लेमिंगो फेस्टिवल अभी चल रहा है, तो नेलापट्टू में अगर हम बात करें, कई फैमिलीज यहाँ पे अट्रैक्ट हुई हैं, खासतौर वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में देखें तो ये नेलापट्टू है कहाँ, एक तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक। दूसरा अगर हम बात करें कि इट इज़, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज़ लोकेटेड नियर पुलिकट लेक, पुलिकट लेक के पास ये स्थित है। दूसरा, इट इज़ इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग साइट ऑफ स्पॉट बिल्ड पेलिकन, स्पॉट बिल्ड पेलिकन के संबंध में ये महत्वपूर्ण ब्रीडिंग साइट है, ये भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना है। दूसरा अगर हम बात करें, तीसरा स्टेटमेंट है, इट लाइज विद इन द मैंग्रोव इकोसिस्टम ऑफ कृष्णा डेल्टा, या कृष्णा डेल्टा के मैंग्रोव इकोसिस्टम के भीतर है, ठीक है। इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही होगा आपको यहाँ पे बताना है। अब अगर हम बात करें कि सही स्टेटमेंट कौन सा होगा, 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होगी, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट हो जाएगा, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर हम बात करें कि ये इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम इसकी फोटोज़ देख लेते हैं, कौन कौन से यहाँ पे और बर्ड सेंचुरी हैं। जैसे अगर आपने देखा, गोविंद सागर बर्ड सेंचुरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, फिर हरिके बर्ड सेंचुरी पंजाब में है, कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, नाल सरोवर गुजरात में देखने को मिलेगा, मयानी बर्ड सेंचुरी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, सलीम अली भी आपको यहाँ पे महाराष्ट्र या गोवा के आसपास देखने को मिलेगा, रंगन थट्टू है, ठीक। ये पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन यहाँ पे था, ठीक है। तो ये इसकी लोकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और इसके राइट में वेदा थंगल है, पॉइंट कैलीमर है। तो ये सारी वर्ड सेंचुरी, कोलेरू है, नालाबन वर्ड सेंचुरी चिल्का में है, ये सब इंपॉर्टेंट है। आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से देख लेंगे, ठीक है, तो जिससे आपको भी याद रहे, ठीक। तीसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है कि मैंग्रोव इकोसिस्टम नहीं है, बल्कि बेरिंगटोनिया स्वैम फॉरेस्ट एंड ड्राई एवरग्रीन स्क्रब यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। जो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहा है कि मैंग्रोव इकोसिस्टम है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, मैंग्रोव इकोसिस्टम ये नहीं है, ठीक। यहाँ पे फ्लोरा की बात करें तो बेरिंगटोनिया, एटालागुआ और बहुत इस टाइप के जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक। अब इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो 1976 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी को। चलिए स्टेटमेंट कौन से करेक्ट हो जाएंगे, 1 और 2 इसके स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न किसके बारे में है, प्रधानमंत्री RKVY के बारे में है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। कौन सी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसके बारे में प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। क्या स्टेटमेंट बन रहा है, पहले देख लेते हैं न्यूज़ में क्यों था। कृषि मंत्रालय ने प्रस्ताव किया कि 3-4 जो अलग अलग योजनाओं को जो कृषि के संबंध में चल रही हैं, उनको आप कंपेल करके, इंटीग्रेट करके एक ही स्कीम के अंतर्गत ला दीजिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत। तो इस वजह से ये न्यूज़ में आ गया। तो जो PM RKVY है, इसकी खासियत अगर आप देखोगे ना, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मतलब क्या कि राज्य सरकारें भी इसमें पैसा साझा करती हैं। जैसे जो सामान्य कैटेगरी के स्टेट हैं, जनरल स्टेट हैं, वो 60% यहाँ पे उनमें
केंद्र सरकार देती है, 40% राज्य सरकार देती है। फिर नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं वह हिली स्टेट, उनमें 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार देती है। और यूटीज़ में 100% पैसा PMRKY में कौन देता है? केंद्र सरकार देती है। अभी इसका पर्पज़ क्या है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना, किसानों की आय को बढ़ाना PMRKY का पर्पज़ है। तो ठीक है, अच्छी बात हो जाएगी कि यहाँ पे अगर मान के सारी इंटीग्रेटेड स्कीम हो जा रही है तो इससे फ़ायदा ही होना है। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट क्या बन रहा है? इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे यूपीएससी क्या कर सकता है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम बोल सकता है आपको, तो आपको घबराना नहीं है, सेंटर प्रायोजित है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है पेमेंट के संबंध में। इट एडॉप्ट स्टेट लेड डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच, ये स्टेट लेड डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच अपनाती है। तीसरा, यूटी को 60-40 स्टेट के अनुपात में धन मिलता है। अब यहाँ पे यूनियन टेरिटरी रिसीव फंडिंग इन 60-40 सेंट्रल स्टेट रेशियो, इस अकॉर्डिंग में यूटी को मिलता है नहीं। यूटी को अगर आप देखेंगे 100% फंड मिलता है। अगर कोई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो उसमें यूनियन टेरिटरी को केंद्र सरकार 100% पैसा देती है, पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठाती है। ठीक है, अब इसका पर्पज़ एक तरह से यह भी है कि जो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उसे क्रिएट करना, या अगर हम बात करें एग्रीकल्चर को जो नुकसान होता है किसानों का उसको भी कम करना यहाँ पे पर्पज़ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका भी एक पिक्चर यहाँ पे दी हुई है जहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं। कैबिनेट ने अप्रूव किया था रेशनलाइजेशन ऑल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑपरेटिंग अंडर द एग्रीकल्चर फार्मर 2 अम्ब्रेला स्कीम। ठीक है, तो 2 अम्ब्रेला स्कीम, और जिसका पर्पज़ एक्सपेंडिचर अगर आप देखें 1,01,321 करोड़ यहाँ पे रखा गया था। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे इस तरह से कुछ इमेज का भी यूज कर सकते हैं याद करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसके बारे में देखते हैं? जो गठिया रोग होता है उसके संबंध में एक डेवलपमेंट आई है, उसको देखते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ ऑस्टेरियोथिरिटिस, इसके संबंध में आपको स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है। लेटेस्ट न्यूज़ क्या आती है कि जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है तो उसने हाल में देखा कि 15 PGDH एक नया प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया जो उम्र बढ़ने के साथ जो कार्टिलेज का लॉस होता है, जिसमें बात रोग हो जाता है या जोड़े में सूजन आ जाता है, उसको क्या कर सकता है? ठीक कर सकता है, उसमें मदद कर सकता है। तो इसके संबंध में यहाँ पे प्रश्न आया है। अब यहाँ पे ये बात की जा रही है ऑस्टियोआर्थराइटिस के संबंध में। इट इज़ ए कॉज प्राइमरी ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ कार्टिलेज इन जॉइंट। तो घुटने में अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम हो जाती है, इसके टूटने से अगर आप देखोगे क्या हो जाता है, इसकी समस्या होती है जोड़ों में, कार्टिलेज टूटने समस्या होती है आर्थोस्ट्रिस की इसकी। दूसरा, इट कॉमनली अफेक्ट वेट बियरिंग ज्वाइंट लाइक हिप्स एंड नी। ये आमतौर पर वेट बियरिंग ज्वाइंट्स जैसे हिप्स और नी को प्रभावित करता है। जाहिर सी बात है, घुटने के जो जोड़ होता है वो वेट बियरिंग और जो हिप्स इस सबको इम्पैक्ट करता ही है। तीसरा है, इट अफेक्ट ऑल ज्वाइंट यूनिफॉर्मली इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रायर इंजरी और एज। ये सभी जोड़ों को समान रूप से प्रभावित करता है, चाहे उम्र कोई हो या चोट कोई हो। इसके संबंध में यहाँ पे स्टेटमेंट आपको बताना है। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। जैसे स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि सभी जोड़ों को समान प्रभावित नहीं करता, बल्कि ये घुटने के संबंध में ज़्यादा इसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। और आमतौर पर अगर आप देखेंगे ये ज्वाइंट्स है, फिंगर्स है, थम्स, नेक, लॉर्ज टो में भी ये समस्या देखने को मिलती है। और ये जनरली अगर आप देखोगे ना तो उम्र बढ़ने के साथ साथ देखा जाता है प्रायर इंजरी या कार्टिलेज डिसऑर्डर वाले युवा भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखना था। अगर हम बात करें कि जो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसका कोई क्योर नहीं है अभी तक, लेकिन पेन मैनेजमेंट किया जाता है, दवा है, इंजेक्शन है, इस सब के थ्रू क्या किया इसके दर्द को कम किया जाता है, लेकिन कोई परमानेंट अभी इस तरह का इलाज इसका नहीं है। तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। वाला टॉपिक क्यों नीच में है कि जो PSLV पोलो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का जो एक मिशन था C62, उसमें कुछ अभी खराबी देखने को मिल रही है, जिससे थोड़ा सा भी ये डिले हो सकता है। तो ये यहाँ पे न्यूज़ में आ गया C62। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड स्टेज में ये समस्या देखने को मिली है। तो अगर हम बात करें इस मिशन के बारे में तो ये एक तरह का मल्टी पेलोड मिसाइल है। मतलब मल्टी पेलोड का मतलब एक साथ कई सारी चीज़ें लेके जा रहा है यहाँ से। ठीक है, और इसमें प्राइमरी सैटेलाइट्स हैं, 18 सेकेंडरी पेलोड्स हैं। अब ये इसरो का 2026 का पहला मिशन होने वाला था, जिसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाना था। ठीक है, तो ये आपने इसके फैक्ट्स देखे। अब ये मिशन का जो प्राइमरी पेलोड्स है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे क्या कहा जाता है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1। कोड नेम इसका क्या? अन्वेषा इसका कोड नेम है। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जो DRDO के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बॉर्डर सिक्योरिटी या अगर हम बात करें स्ट्रैटेजिक जो निगरानी उसके संबंध में देखें, मैपिंग के संबंध में देखें। साथ ही जो अन्वेषा है ना वो सिर्फ मिलिट्री की मदद नहीं करेगा, बल्कि एग्रीकल्चर है, सिविल पर्पज है, अर्बन जो एरिया पे जो मैपिंग है, इन्वायरमेंटल का जो मैपिंग है, सबकी मदद करेगा। क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1 सिर्फ डिफेंस के लिए है, ऐसा नहीं है, सभी पर्पज यहाँ पे सर्व किए जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो PSLV के मिशन है ना, सिर्फ इसमें ये सैटेलाइट नहीं जा रहा था, कई सैटेलाइट जा रहे थे। तो यूरोप का एक मिशन है जिसे KID कहा जाता है, केस्ट्रल इनिशियल डेमोन्स्ट्रेटर। क्या?
केस्ट्रल इनिशियल डेमोन्स्ट्रेटर, जो री एंट्री करने वाला कैप्सूल भी जिसके अंतर्गत था, वह भी अगर हम बात करेंगे इसमें शामिल था। तो अभी थोड़ा सा डिले हुआ है। ठीक, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली। अब अगर हम बात करें और कौन से भारतीय, अब इसमें भारत के बहुत सारे स्टार्टअप क्या कर रहे हैं, इसमें लॉन्च कर रहे हैं अपने अपने सैटेलाइट, जैसे ध्रुवा स्पेस है, स्पेस किड्स इंडिया है, असम डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी इसमें लक्षित करके वन लॉन्च कर रही है। तो बहुत सारे छोटे छोटे सैटेलाइट भी इसमें थे, तो मल्टी पेलोड इसीलिए इसको बोला जा रहा था। ठीक, तो अब इसमें स्टेटमेंट क्या बन रहे हैं, स्टेटमेंट में EUSN-1 अन्वेषाई हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा, इस मिशन में भारत का पहला ऑन ऑर्बिट सैटेलाइट रिफ्यूलिंग पेलोड भी शामिल है। इसमें इंक्लूड है इंडिया का फर्स्ट ऑन ऑर्बिटल सैटेलाइट रिफ्यूलिंग पेलोड्स, ये यहाँ पे इसके बारे में बताया जा रहा है, ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा, ऑल पेलोड्स ऑन बोर्ड PSLV से 62 एक्सक्लूसिवली इंडियन सैटेलाइट, सभी पेलोड केवल भारतीय सैटेलाइट है इसमें नहीं, मैंने आपको बताया कि इसमें एक ब्रिटेन का भी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है, तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। 1 और 2 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ कैरोफाइट्स, कैरोफाइट्स के संबंध में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बताना है। कैरोफाइट्स क्योंकि जर्मनी के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, सॉरी ये अगर यूरोप है तो यहाँ पे आपको जर्मनी देखने को मिलेगा, तो इसके नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में अगर आप देखोगे कई झीलों में परीक्षण हुआ और कैरोफाइट्स वहाँ पे पाए गए। तो कैरोफाइट्स क्या है, तो कैरोफाइट्स ग्रीन एल्गी मानी जाती है। ठीक है ना, तो ग्रीन एल्गी है और ये इसके बहुत पुरानी, मतलब 443 मिलियन ईयर पुरानी है। अब ये यहाँ पे पाई गई है, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश में पाई गई, या अगर जम्मू कश्मीर में पाई गई, या तो केरला में पाई गई, तो लोकेशन बेस्ड एक तो यूपीएससी स्टेटमेंट इनकरेक्ट करवा सकता है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कहाँ पाई गई है। अब इसके बेनिफिट्स अगर आप देखें तो अंडर वाटर प्लांट्स होता है जो वाटर क्वालिटी और बायोडाइवर्सिटी को स्टेबल करने में बहुत महत्व देता है। साथ ही अगर हम बात करेंगे जो लेक का बेड होता है ना, जो मतलब ज़मीन का जो बेड वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट होता है, उसको बेहतर करता है और ऑक्सीजन की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है, वाटर क्लैरिटी को बढ़ाता है, तो कहीं ना कहीं पानी को साफ करने में भी एक बेहतरीन मदद करता है। स्टेटमेंट यहाँ पर है कि दे आर फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी क्लोजली लिविंग रिलेटिव ऑफ लैंड प्लांट्स, या फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी होती है लैंड प्लांट्स के सबसे नज़दीकी जीवाश्म से जुड़े हुए हैं। दूसरा अगर हम देखें, दे पोजेस ट्रू रूट्स स्टेम एंड लीव्स, इसके पास ट्रू रूट्स है, स्टेम्स और लीव्स है। तीसरा है, ये जल की स्पष्टता सुधारने और लेक बायोडाइवर्सिटी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू इंप्रूव वाटर क्लैरिटी एंड लेक बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपको यहाँ पे बताना है, तो इन तीनों में से स्टेटमेंट हो जाएगा 1 and 3 ओनली। दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, इसके पास ट्रू रूट्स स्टेम और लीव्स है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करें इसमें ट्रू रूट्स स्टेम और लीव्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखनी है। इससे आमतौर पर सबमर्ज्ड होते हैं, मतलब अगर आप देखें तो ये किससे जुड़े हुए होते हैं, सेडिमेंट से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हत्ती ट्राइब के बारे में। विद द रेफरेंस ऑफ हत्ती ट्राइब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में हत्ती ट्राइब का बहुत बड़ा फेस्टिवल एक मनाया जा रहा है, जिसे बोडा त्यौहार कहा जाता है। कौन सा त्यौहार, बोडा त्यौहार। तो बोडा त्यौहार कौन सा मनाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। हत्ती ट्राइब कहाँ पाई जाती है ये भी पता होना चाहिए। हालांकि मैंने एक यहाँ पे ट्राइबल का एक पूरा मैप दे दिया है कि अगर आप देखोगे तो इसमें कौन सी ट्राइब कहाँ पाई जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में देखो थारू, भाटिया, जौनसारी, कोल, बोक्छा, राजी, खासा, भुइयाँ, खारवा, माझी है। उसी तरह से अगर आप देखें मध्य प्रदेश में हिल, माझिया, मुरिया, दंडेमी, गोंड, बैगा, बतरा, अगरिया, भील, सहारिया, कोरवा, हलवा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जो फोटो दी है ना, उसमें भारत की जो भी इंपॉर्टेंट ट्राइब हैं वो सारी यहाँ पे दी गई हैं। तो आपको क्या करना है, इसको PDF को डाउनलोड करना है और इस PDF से ये सारी ट्राइब के बारे में पढ़ना है, कौन सी कहाँ पे पाई जाती हैं। खासतौर पर आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के बारे में पता होना चाहिए और तमिलनाडु, केरला के बारे में पता होना चाहिए। UPSC का फेवरेट ये जोन है, यहाँ से ट्राइबल के बारे में प्रश्न बना सकता है। अगर हम बात करें ट्राइबल के बारे में, इस ट्राइबल के बारे में कि दे रिजाइडिंग अलोंग द हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर ऑफ द गिरी एंड टूंस रिवर बेसिन। यह हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर में गिरी और टूंस रिवर बेसिन के पास रहती हैं, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। हाथी ट्राइब पोलिएंड्री और हिमाचल प्रदेश में कानूनी मान्यता है, तो हाथी ट्राइब पोलिएंड्री के संबंध में यहाँ पे इसकी विशेष मान्यता है। दूसरा अगर हम बात करें कि बोडा त्यौहार बिगेस्ट एनुअल फेस्टिवल ऑफ द हाथी ट्राइब, बोडा त्यौहार इनका बिगेस्ट फेस्टिवल माना जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। अब अगर आप बात करेंगे ट्राइब के बारे में तो आपको पता होगा कि 8.6% शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या भारत में पाई जाती है। अब शेड्यूल ट्राइब जो भारत में पाई जाती है इन्हें कैटेगरी का दर्जा कैसे मिलता है, तो आर्टिकल 342 और आर्टिकल 343, जहाँ पे राष्ट्रपति किसी भी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करता है, और अगर शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर किया तो हर एक राज्य की जो ट्राइब है जो कहीं भी रहती है शेड्यूल ट्राइब के कैटेगरी में आएगी। दूसरा कि स्टेट के गवर्नर
गवर्नर कोई स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि शेड्यूल ट्राइब किसी को डिक्लेयर करे। अब बात की जाए तो शेड्यूल ट्राइब की संख्या तो बहुत सारा है, लेकिन उनमें से जो 75 इंपॉर्टेंट ट्राइब है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, उन्हें पीवीटीजीज कहा जाता है, पार्टिकल वल्नरेबल ऑफ ट्राइबल ग्रुप। अब पार्टिकल जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप उसे किसने रिकमेंड किया था? तो ढेबर कमीशन बनाया गया था। ढेबर कमीशन ने बताया था कि इतनी ट्राइब 75 ट्राइब ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हैं। पहले तो 54 थी, लेकिन बाद में 75 इनकी संख्या होगी, और उनमें सबसे नंबर ऑफ ट्राइब 13 कहाँ की हैं? यहाँ की क्या नाम है, उड़ीसा की हैं। फिर उसके बाद जनसंख्या वाइज अगर आप देखो तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या ट्राइब की पाई जाती है, और पीबीटीजी जो ट्राइब है उनकी भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में जनसंख्या पाई जाती है। तो इस तरह से हमने आज का जो डिस्कशन देखा, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लाइक करने से ज़्यादा वीडियो हिट होता है। मैंने पॉलिटी के प्रैक्टिस क्वेश्चन की भी शुरुआत की है। आप देखेंगे मैंने जो लक्ष्मीकांत का जो पॉलिटी के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ऑलरेडी मैंने डाल दिए हैं एक चैप्टर के, उसे देख लीजिए, वो भी सेम पैटर्न में है, शानदार एक्सप्लेनेशन है, हर एक पैराग्राफ के क्वेश्चन बनाए गए हैं, कोई भी कोताही नहीं बरती गई है, तो आप उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं।